बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ बराह रास्त पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, आज कौमी असम्बली से विफाकी बजट साल 2021-2022 कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब की सरबराही में इजलास हुआ। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब मौजूद थे और वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब ने तरमीमी मालियाती बिल पेश किया, जिसके हक में 172 वोट आए और तहरीक की मुखालफत में 138 वोट पड़े। अपोजिशन के 32 अरकान जब ये तहरीक की अप्रूवल और रिजेक्शन का मरला था उस वक़्त ऐवान से गैर हाजिर थे। तो इस हवाले से बहुत सी चूंकि डिबेट भी हो रही थी, एक तो पार्लियामेंट के अंदर हो रही थी बजट के हवाले से, एक पार्लियामेंट के बाहर, और ये कहा जा रहा था कि इस पे हुकूमत को मुजामत का सामना करना पड़ेगा और अपोजिशन ने कहा था कि वो सीसा पिलाई हुई दीवार की मानत खड़े होंगे। लेकिन आज स्मूथ सेलिंग थी और शिकवार भी मंजूरी जब हुई तो उस वक्त अपोजिशन बेंचेस काफ़ी खाली थे। इसके बाद, इस अमल के बाद वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब ने स्पीच की और उन्होंने कहा कि हुकूमत के पास 1.5 करोड़ लोगों की तफसीलात आ गई हैं जिन्होंने कभी टैक्स नहीं दिया, और उन्होंने कहा इसके नतीजे में ही हमारा जो टैक्स टू GDP रेशियो है वो बहुत ही कम है, 10% के लगभग ही रहता है। इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि डेयरी प्रोडक्ट्स यानी कि जो दूध, मक्खन, मलाई, दही, इसके अलावा इंटरनेट, SMS, प्रोविडेंट फंड पर टैक्स जो है वो नहीं लगाया और कपास पर भी टैक्स नहीं लगाया। अलबत्ता उन्होंने कहा कि कपास जिनिंग फैक्ट्री पर टैक्स लगा है। इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे क्योंकि हमने अपने प्रोग्राम के मुख्तलिफ सेगमेंट्स में मुख्तलिफ सेक्टर्स पे फोकस किया। आज हम ज़रा फूड सिक्योरिटी, ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ पे बात करेंगे क्योंकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने कल जब इशाइया दिया था अरकान पार्लियामेंट में तो उन्होंने तकीद करते हुए कहा कि हमारी अवलीन तरजीह ये है कि हम महंगाई पे कंट्रोल करें। और आज भी वज़ीर ख़जाना कह रहे थे कि महंगाई में कोर इन्फ्लेशन तो 7% है लेकिन हमारा फूड इन्फ्लेशन ज़्यादा है। इसको कम करने के लिए फूड इन्फ्लेशन ये अशिया खुर्दनोश की जो अफरात-ए-ज़र है, शरह है, वो ज़्यादा है। इसको कम करने के लिए हमें अपनी पैदावार में इजाफा करना होगा। और अब खबर यह है कि 1 जुलाई को पाकिस्तान में इस्लामाबाद में किसान कन्वेंशन होगा। तो हमें इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं वेरी ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, फेडरल मिनिस्टर हैं ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और तहकीक, सैयद फ़खर इमाम साहब। बहुत शुक्रिया फ़खर साहब कि आपने प्रोग्राम सच के साथ के लिए वक्त निकाला। मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक तो बजट का अप्रूवल हो गया सर, ये पूरे बजट में जो डिबेट हुई अपोजिशन गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें ये बात ये आ रही थी, जो तसल्सल की जा रही थी कि ज़रई मुल्क है और ज़रई मुल्क होने के नाते हमारी ज़्यादा डिपेंडेंसी हमारे एग्रीकल्चर पे है। और यहाँ आप मुतअद्दिद अरकान हुकूमत आए और उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा किसानों को पैसा किया है, 1100 अरब, लेकिन जो अशिया खुर्दनोश की कीमतों उसमें इजाफे में कमी वाक़ई नहीं हो रही। शुगर, गंदम, मकई, आप चावल, आप लोगों ने रिकॉर्ड इसकी आपकी पैदावार हुई। मैं आपसे जानना चाहूंगा, बताइएगा ये जो माली साल 2021-2022 जो 1 जुलाई से शुरू होगा उसके लिए जो बजट अप्रूव हुआ है, ज़रात में तब्दीली या इनकलाब लाने के लिए आपकी वजारत वज़ीर आज़म पाकिस्तान की सरबराही में क्या करने जा रही है? देखिए जी, आपका जो ये है तज्ज़िया ज़रात के बारे में, ज़रात का जो हिस्सा है हमारी मईशत में जी 19.3% तो GDP है, 38.5% जो आपके रोज़गार मुहैया करते हैं ज़रात डायरेक्टली। मैं वैल्यू एडिशन की नहीं बात कर रहा, ये सिर्फ जो पैदावार हमारी आती है ज़मीन से। जी और उसमें जो आपने ये मेन हमारे जो 5 मेजर क्रॉप्स हैं उसमें गंदम, धान, मकई, ये गन्ना और ये चावल, जी 5 हमारे जो मेन है। इसमें 3 हमारी रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुई, जिसमें गंदम 27.3 मिलियन टन, पिछले साल 25.25, यानी कि 20 लाख टन, जी 2 मिलियन टन ज़्यादा हुई। कह देना आसान है, लोकस्ट भी था उस वक़्त और उसके साथ फिर कोविड भी आ गया। ठीक, लोकस्ट को तो हम भूल गए, लोकस्ट बहुत डेवस्टेट कर सकता था। और तकरीबन अगर पाकिस्तान के 110 अजला के करीब हैं, बलूचिस्तान के तो तकरीबन हर ज़िले में आ गया था, 34 में से शायद 32 में। टिड्डी दल। और ये जो था इसमें फिर आप KP में पहली दफ़ा इतना ज़्यादा आया, पंजाब में भी 9-10 अजला में 8-9 KP और 10-11 सिंध। उसमें भी हमारे लोगों ने, जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन था, उसने बहुत हिम्मत की और इसके साथ इंजीनियरिंग इन चीफ का एक पूरा निज़ाम और ऑन द ग्राउंड सब सूबों ने भी इसमें बहुत ज़्यादा हिस्सा लिया। और टेक्निकली हमारे लोग थे
उसमें ये जहाज़ भी इस्तेमाल हुए, पाकिस्तान आर्मी से हेलीकॉप्टर्स भी मिले थे, वो भी इस्तेमाल किया गया, और 27 साल के बाद ये आया था, और उसके जो नुकसान कुछ हुआ बट नेग्लिजिबल हुआ, मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ। और हमारे उसमें कोशिश बहुत की, और मेरा ख्याल में सर्वे तो उन्होंने कई मिलियन एकर्स का किया था, स्प्रे भी जो किया उन्होंने चंद मिलियन एकर्स पे किया, जिसके बाद ये कंट्रोल हुआ। ये एक चीज़ हम भूल गए, वो चलते हुए फिर कोविड आ गया। उसके बावजूद पिछले साल इतनी कम हुई थी, हमारी वजारत ने ये किया, क्योंकि उस वक्त हम आए थे, क्राइसिस सिचुएशन थी, कीमतें बढ़ गई, जैसे आपने कहा। इंटरनेशनल प्राइस 1400 पे हमने ली थी, 2200 काबुल में बिक रही थी गंदम। तो उसकी वजह ने चंद अफराद ने कुछ होर्डिंग कह लें, और कॉर्नर की मार्केट जो हम कार्टेल्स कहते हैं, उन्होंने रोक ली, और फिर अंदरूने मुल्क भी चढ़ गया। पर एक चीज़ मैं आपको बता दूं, हालांकि हमारी 25.25 थी, हमारी रिक्वायरमेंट तकरीबन 3.5 मिलियन टन उससे ज़्यादा थी। उसकी वजह है कि हमारी पॉपुलेशन में इंक्रीज होती है, और पर एकड़ यील्ड हमारी कम हो रही है, पैदावार नहीं उस वक्त कम थी, इस दफ़ा बढ़ गई है। इस दफा बढ़ गई, तो इस दफा हम इंपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, उसके बावजूद जी करेंगे। मैं दो वजूहात बताता हूँ। नंबर वन, हम रिजर्व बिल्डअप करना चाह रहे हैं कि हम मुकाबला कर सके मार्केट का। रिलीज पिछले साल भी हमने रिलीज किया, 7 जुलाई से पंजाब ने किया और केपी ने किया, और 17,500 टन कर रहे थे। ये 3 माह पहले, नॉर्मली अक्टूबर में होता था। मार्केट को दिया 14,475 रुपये पर 40 kg। मार्केट रेट बहुत ज़्यादा था उसके बावजूद, और उससे ठीक है, जो लोगों को थोड़ी सी सहूलत दरकार हुई, जिसकी वजह से कुछ हद तक किया। जैसे आपने कहा अफरात ज़र क्यों बढ़ा, इंटरनेशनल प्राइस की वजह से, सिर्फ हमारे नहीं, ग्लोबल ये था। और फिर उसके बावजूद ये क्या शॉर्टेज एक दिन नहीं हुई, आप देख लें पाकिस्तान में। पर कीमतें जो आपने कहा वो बढ़ गई थी, और कुछ हद तक क्योंकि रिलीज़ हो गया 3 माह पहले, सिंध ने नहीं किया, पंजाब ने किया, केपी ने किया, और उसकी वजह से इस पर कुछ हद तक कंट्रोल हुआ। इस मरतबा कि हमारी 20 लाख टन ज़्यादा हुई है, पर हमने कैलकुलेट किया कि हमारी ज़रूरत जो है वो हमें तकरीबन 3 लाख टन की जरूरत, 30 लाख टन की ज़रूरत और होगी। ओके, तो 3 लाख हमें इंपोर्ट करनी होगी। 30 लाख टन 30 लाख टन हम करेंगे इंपोर्ट। उसकी 30 वजह लाख टन, ओके, 30 लाख टन, उसकी वजह कि 10 लाख टन हमारा रिजर्व होगा, 11 लाख टन हमें सीड की रिक्वायरमेंट होगी, और फिर तकरीबन 10 लाख टन जो होता है वो हम देते हैं AJK में देते हैं, गिलगित देते हैं, अपनी डिफेंस फोर्सेस को देते हैं, और कुछ हम चिकन इंडस्ट्री वाले भी खरीद लेते हैं। ये मुझे बताइएगा, मैं फिर आगे भी बढ़ूंगा। खुर्शीद शाह साहब भी आज मौजूद थे, उन्होंने भी तकरीर की, क्योंकि आप सारे सेशन में मौजूद थे। उन्होंने कहा खाद किसान की कुव्वत खरीद से बाहर है, और यहाँ फी एकड़ 30 मन गंदम की पैदावार है, और हम ज़रई मुल्क होने का दावा करते हैं। ये कैसे खाद को कैसे कुव्वत खरीद में लेकर आया जाए फ़खर इमाम साहब? ये पिछले 3 माह से हमारी जो DAP है ना जी, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर जिसको हम कहते हैं, मेन आपकी 3 खादें हैं, नाइट्रोजन, दूसरी फॉस्फेटिक, और पोटैश NPK। जो यूरिया खाद है वो हम उसमें खुद कफील हैं। ठीक है, अच्छा, पोटैश की खाद जो है वो 2/3 हम इंपोर्ट करते हैं। उसकी पिछले 3 माह से इंटरनेशनल प्राइस बहुत ऊपर चली गई, जिसका डायरेक्ट इसके ऊपर इम्पैक्ट हुआ। उसके बावजूद सरकार ने इस दफ़ा तकरीबन 70 अरब रुपए अगले 12 महीने में, कल ये फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे थे कि हमने रखा है इसकी सब्सिडी के लिए खाद की डायरेक्ट, और 30 अरब रखा गया है फॉर पेस्टिसाइड्स। वो अपनी जगह होगा। उसके बावजूद हमारी वजारत ने पिछले महीने 2 में तकरीबन 10 अरब रुपए ट्रांसफ़र कर दिए, ज़्यादातर खाद के लिए, अपने सूबों के लिए। ठीक है, और वो उनको मुख्तस हो चुका है। अब उन्होंने अपने मैकेनिज़्म के तहत देने। लॉन्ग टर्म हमारी ये सोच है कि पाकिस्तान में तकरीबन जो हमारी फार्म फैमिलीज़ हैं वो हैं तकरीबन 14.2 मिलियन, 14.2 मिलियन फार्म फैमिलीज़। तो हमारी ये कोशिश होगी कि वो जिस तरह भी है उनको ये डायरेक्ट ट्रांसफ़र किया जाए, जो 12 एकड़ से कम है उनके लिए किसान कार्ड पंजाब ने 2 अजला में शुरू कर दिया। ठीक है, और हमारी कोशिश होगी कि जिस हद तक वो छोटा काश्तकार है, क्योंकि बल्क है हमारे 85 to 88% काश्तकार स्मॉल होल्डर है। ठीक है, और हमारी एक ही अब है फोकस कि उसका मयार ज़िंदगी बुलंद हो, उसका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो। और ये जो ट्रांसफ़र आपने कहा रिसोर्स हुआ है कि पिछले चंद माह में 800 to
100 बिलियन बिलियन। उसको डायरेक्ट फ़ायदा हुआ, और ज़्यादातर उन लोगों को हुआ जिन्होंने ये पैदावार हमारी ठीक है। बढ़ाई अब है। ये मैं, चूंकि कॉमन मैन का सब्जेक्ट है कि और शौकत तरीन साहब स्पीच कर रहे थे और वो अक्सर ये कहते हैं, जैसे आज भी उन्होंने कहा कि हमारी जो महंगाई है उसकी बड़ी वजह खुराक पर महंगाई पड़ती है और हम ज़राअत के शोबे में सरमायाकारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 63 अरब रुपए मौजूदा बजट में एग्रीकल्चर की रखा गया है। मैं फ़ख्र इमाम साहब, चूंकि आपका एग्रीकल्चर बैकग्राउंड भी है, मैं आपसे जानना चाहूँगा सर, कैसे टर्न अराउंड मुमकिन किया जा सकेगा। और वो ये भी कहते हैं कि हम तो फूड एक्सपोर्टर हमें कंट्री होना चाहिए, जितना हमारा पोटेंशियल है हम फूड इंपोर्टर बन गए हैं। यानी कि हम अशिया खुर्दनोश दालें हैं, हम अब जैसे आप कह रहे हैं गंदम 30 लाख टन इंपोर्ट करनी पड़ेगी, इसके अलावा और भी हम चीनी भी हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है। हम कैसे फूड एक्सपोर्टर बन सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज आपकी मुलाकात भी हुई है और 1 जुलाई को किसान कन्वेंशन रख रहे हैं। क्या टाइम लाइन है आपकी कि हम किस तरह टर्न अराउंड कर सकेंगे। फिर कॉटन का सवाल मैं इसके बाद आपसे करूंगा। देखिए जी, पॉलिसी वाइज हमारा जो 18th अमेंडमेंट के बाद जिम्मेदारी हमारे पे आयद होती है, वो उसके 3 मुख्तलिफ पहलू हैं। सबसे पहले पॉलिसी फ्रेमवर्क, वो वफाक की जिम्मेदारी है। ठीक है। दूसरा, जितनी भी कोऑर्डिनेशन है, जैसे कि कहाँ कमी है या कहाँ वाफिर है, उसका फिर हम अपना मेकनिज़म के तहत हम इन्फॉर्म करते हैं, और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है वो हमारी जिम्मेदारी। इसीलिए हमने अभी 12 महीने पहले देखते हुए, आज से 4-5 महीने पहले हमने सूबों को लिख दिया था कि आपकी क्या तवक्को है पैदावार की। ठीक है। तवक्को से हमारी गंदम की पैदावार ज़्यादा हुई। 20 लाख टन बड़ी कह देना आसान है, कोविड के बावजूद, लोकस्ट के बावजूद। मैं समझता हूँ हमारी वो कुछ हद तक ब्रेक थ्रू, उस स्पेक्टेकुलर ब्रेक थ्रू नहीं, पर ज़्यादा हमारी, और उसकी पंजाब की प्रोडक्शन की बड़ी 20.9 मिलियन टन। ठीक है। मैंने वो जो फैमिलीज़ का फिगर दिया वो मैंने ज़्यादा दिया। एक्चुअली 8.4 मिलियन फैमिलीज़ हैं, फार्म फैमिलीज़। मैंने पहले 14 शायद था वो। अच्छा, अब जो इस वक्त वो हमारी तवक्को है कि हम 8.4 मिलियन टन हमारी धान की पैदावार, वो भी रिकॉर्ड प्रोडक्शन है। ये कह देना आसान है, पर अमली तौर पे ये इसी तरह हुआ। और ये मैं समझता हूँ कि एक नया स्ट्रीम ऑफ थिंकिंग है। 1960 से 2000 तक एवरेज रेट ऑफ एग्रीकल्चरल ग्रोथ 4% रही 40 साल में। 2000 से आज एवरेज ग्रोथ रेट ज़राअत की सिर्फ 3% रही है। उसमें हमें इजाफा करना है। इस साल भी हम 2.77 है, क्योंकि हमारी कॉटन की नीचे चली गई थी, हालांकि टारगेट 2.8 था। ठीक। उसके बावजूद मैं ये समझता हूँ, जो कि और ये ख्वाहिश प्राइम मिनिस्टर को मेरे ख्याल में अब इस चीज़ का एहसास बहुत हुआ है पिछले 12 महीने से, कि हमें किसी तरह ज़राअत में आगे लेकर चलना है, और उसमें 2-3 पहलू जो होंगे उस पर हम कॉन्सेंट्रेट करें। क्वालिटी ऑफ सीड, ट्रेस और ट्रैक। 11 लाख टन में से 5,13,000 टन हमारे इदारे ने, फेडरल गवर्नमेंट ने सर्टिफाइड सीड दिया। उसकी हम ट्रैक और ट्रेस ये कर रहे थे कि जहाँ से वो ख़रीदारी होती है, कि वो जो बेहतरीन है, जिसकी प्योरिटी ठीक है, क्वालिटी ठीक है, वो किस खाते में गया। पूरा हम कर नहीं सके, अभी स्टार्ट कर दिया। वही चीज़ हम 43,000 टन जो हमारा कॉटन सीड था उसके लिए भी कर रहे हैं, क्योंकि ये 2 ऐसे सीड है जिसको हम फेडरल गवर्नमेंट वाले सर्टिफाई करते हैं कि क्वालिटी सीड है। ठीक है। अच्छा, उसके साथ क्वालिटी सीड मेन चीज़ है। बदकिस्मती से वो GMO वैरायटीज़ कॉटन में हम नहीं ला सके, पर गंदम में ये हुआ है कि 12 साल में हमारी जो एवरेज गंदम की रही है वो 28 और 30 के दरमियान। ये पहला साल है कि पंजाब में 1.5 मन वो बढ़ा है, और उसका 13 लाख टन जो एक्सपेक्टेड था उससे ज़्यादा आ गया। वही वजह है कि हमें 20 लाख टन ज़ायद आ गई, बड़ा फ़र्क पड़ गया। इसी तरह हम कोशिश अब करेंगे कि जो अब ट्रैक और ट्रेस किया, जो अब गंदम खरीदारी हुई है, अभी से मैं मीटिंग कर रहा हूँ नेक्स्ट वीक फॉर अगले सीज़न के लिए। 4 महीने पहले तो हम करते थे महीना 2 नहीं, मैं खुद हर तीसरे या चौथे दिन कभी कॉटन की बात करते हैं सीधा सेक्रेटरीज और मिनिस्टर्स के साथ, चारों सूबों के साथ, कि हम उनको आगाही करें कि उनके क्या मसाइल हैं, क्योंकि ग्राउंड पे तो वो कर रहे हैं हर चीज़, कि वहाँ कहाँ हम उनको किस मरहले पे आपको इंसेंटिव देना होता है। जैसे कपास की अगर हम बात करें, जिसे आम लैंग्वेज में कहते हैं बिजाई के वक्त होता है, या उसके बाद आपको पहले उसमें जो मेन होती है, इस साल पहले दिया गया है या अभी तक नहीं? अब साथ दे रहे। हमने वो रिलीज तो कर दिया खाद वगैरह, पर जो एक फैक्टर था अभी तक उसका फैसला नहीं हो। कल भी मीटिंग हुई थी ECC में जी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। यस, ये अखबार में इसमें डाल दिया भी आया था। उसमें बहुत आया। मैंने
पिछले साल 3 दफ़ा लेकर गया था ईसीसी में, उस वक्त 4250 का था। पहले हमने कहा 2 मिलियन बेल, फिर हमने कहा 1 मिलियन। एक है ना जी इन्वायरमेंट बनी हुई है कि मैं समझता हूँ कि काश्तकार के शायद हक में उतना नहीं है जितना होना यही चाहिए। कहा जाता है बसद एहतराम की पजीरा ही नहीं मिलती, फखरे इमाम साहब अगर लेकर जाते हैं तो उस बात की इतनी पजीरा ही नहीं मिलती। पिछले साल तो ये हुआ, इस दफ़ा कोशिश ये की जा रही है मेरे ख्याल में, इस दफ़ा जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब का इंट्यूशन है, जिसको ख्वाहिश है वो कि हमें करना चाहते हैं, पर वो ये चाहते हैं क्योंकि वो दूसरे जो स्टेक होल्डर्स है, उसमें जेनर है, उसमें स्पिनर है, उसमें वो वैल्यू एडिशन वाले हैं, उसमें एक्सपोर्टर है, ये 4-5 फैक्टर्स आते हैं कि ऑन बोर्ड किसी तरह उनको लेकर आए। अब वो हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं। कल भी ये बात हुई, उसकी एक कमेटी बनी है और उसमें मुझे कहा गया कि उसकी आप लीड करें, 3-4 और हमारे कॉलीग्स होंगे और हम कोई माहिरीन भी उसमें डाल के, कोशिश हमारी यही है कि अब भी वो अगर कर लें, बेस्ट तो ये होता कि महीना पहले हो जाता, पर चले कोशिश हमारी ये है कि इस चीज़ को हम किसी तरह ले आएँ। हालांकि इंटरनेशनल प्राइस इस वक्त बड़ी हाई है क्योंकि शॉर्टेज है दुनिया में, उस तरह पैदावार नहीं है, क्योंकि ये एक डायरेक्ट इसका न्यूयॉर्क फ्यूचर्स के साथ होता है, वो मार्केट में कोट होता है टिल दिसंबर। तो उस चीज़ को हम देखते हुए हमने जो सजेस्ट किया 5000 पर 40 kg एज ए मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिस ईयर। वो हो जाएगा आप प्रोग्राम में? देखें जी, ये उम्मीद है हो जाएगा। मेरी ख्वाहिश है, मेरी ख्वाहिश है, विल के साथ बहुत ज़बरदस्त ख्वाहिश है और उम्मीद करते हैं कि काश्तकार नहीं, वजह है कि कॉटन पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है मेरे ख्याल में। पीछे हैं आप खुद बता रहे हैं कि कितने 12-13 मिलियन टन और अब कितनी है? 5 है 7 मिलियन बेल्स इस दफा हुई, वेरी लेस देन आवर पोटेंशियल। उसकी दो वजूहात, एक सिंध में जो कि 4.5 मिलियन का उनका हदफ था, टारगेट था। 100 ईयर्स के बाद इतनी ज़्यादा रेनफॉल हुई, 100 ईयर्स का रिकॉर्ड टूटा सिंध में। खड़े खेतों में पानी खड़ा हो गया और जब 2 दिन भी पानी खड़ा जाए कॉटन खत्म हो जाए। लेकिन फखर साहब, बहुत से हमारे कॉटन एक्सपर्ट्स हमारे शो में भी है, कॉटन जिनिंग की इंडस्ट्री के चेयरमैन भी है, वो कहते हैं हमने रिसर्च और जो कॉटन सीड उसमें रिसर्च ही नहीं की। आपकी वजारत का मैं जब तारुफ ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और तहकीक, इस तहकीक के एस्पेक्ट को क्यों नहीं हम लोग जदीद खतूत पे इस्तेमाल करते? नहीं, देखिए ना, वो GMO टेक्नोलॉजी सिर्फ एक मुल्क के पास थी, नॉर्थ अमेरिका। चाइना कितना वर्ल्ड पावर है ना, उसने भी खरीदी वो टेक्नोलॉजी, माजरत से इंडिया ने खरीदी, ऑस्ट्रेलिया ने खरीदी, तुर्की ने खरीदी, तमाम सेंट्रल एशियन। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसने नहीं खरीदी। आपको सीधी बात, वो तो जो 20 साल हुक्मरानी करते रहे उनसे पूछे, मैं तो स्पेकुलेट कर सकता हूँ। और हम ये चाहते हैं जिस हद तक हो सके। अब वो एक चीज़ है कि आप उसका कोई जादूगरी नहीं है कि आप कर लेंगे फ़ौरन। अगर आज भी हम कोई जाएं इस तरफ, हमारे अपने साइंटिस्ट भी काम कर रहे हैं, पर उस हद तक उनके पास वो टेक्नोलॉजी, जब उन लोग, अब चाइना के साथ हम कोशिश करेंगे, चाइना के टॉप साइंटिस्ट के साथ हम कोशिश करके लाएंगे, उनके साथ हमारा CPEC में ये वन ऑफ द 7 फैक्टर्स इज एग्रीकल्चर, जिसको हम सामने ला रहे हैं। अच्छा। और उनके साथ हमारी रिसर्च का भी उम्मीद करते हैं कि हम उनके साथ शेयर वो हमारे साथ करेंगे। हमारे जो यूथ है, यंग मैन और वुमेन, एक और चीज़ जो मैंने कल अपनी तकरीर में वहाँ की, पहले कभी ये नहीं हुई, मैंने कहा जब तक हमारी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ का करिकुलम मॉडर्नाइज नहीं होगा, हम इंटरनेशनल लेवल पे compete नहीं कर पाएंगे। अगर हमें ज़रूरत पड़ी, ये मेरा काम नहीं है, बट मैंने अपने कॉलीग्स के लिए बात की है और मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर को भी ये मैं बात करूँगा कि हमें एक एग्रीकल्चर एजुकेशन कमीशन बनाना चाहिए एट द हाईएस्ट लेवल, कि हमारा करिकुलम मॉडर्नाइज हो। देखिए जी, चाइना कैसे इतना आगे चला गया, उसने जहाँ से उसको नॉलेज आई विच वॉज अप्लीकेबल, उसने असिमुलेट किया और थ्रू टेक्नोलॉजी उसने ज़मीन पे इस्तेमाल किया, इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया, हाईटेक में इस्तेमाल किया, सर्विसेज में इस्तेमाल किया। हम नहीं कर पाए। हम पिछले 10 साल से हम $25 अरब से एक्सपोर्ट से बढ़ा सके। बढ़ते ही नहीं, नहीं, मैं अभी भी $26 अरब नहीं, पर अब एक जगह हमने किया ब्रेक, इस गवर्नमेंट ने। कहाँ किया? हाईटेक। पिछले साल लेस देन $1 बिलियन की इसकी हाईटेक थी, अब $2 बिलियन आ गई। चलो 75% तो बढ़ा एक साल में। दुनिया में यही लोग हैं जो दुनिया को डोमिनेट करें, जो 10 बिगेस्ट कॉर्पोरेशंस हैं, दे आर ऑल नॉलेज बेस्ड, दे आर ऑल हाईटेक कंपनीज। कभी नहीं था पहले हुआ। 10 लार्जेस्ट कॉर्पोरेशंस, 5 आर हाईटेक इन द वर्ल्ड। हमें पता होना चाहिए, हमें इनकरेज करना चाहिए ऐसे इंस्टीट्यूशंस में, और वही चीज़ें हम इसमें लाएं, रिसर्च में लाएं फॉर एग्रीकल्चर, एक्सटेंशन सिस्टम्स में लाएं। अपने जो हमारे ग्रेजुएट्स आ रहे हैं, देश वी शुड बी लिंक टू द ग्लोबल पिक्चर। हम हर वक्त इधर ही देखते रहते आपस में, नहीं, वी हैव टू, नॉलेज विल गिव अस द ब्रेक थ्रू।
अब ये मुझे बताइएगा कि आप लोगों के किसान का नुमाइंदा वफ़द से वज़ीर-ए-आज़म साहब की मुलाकात थी, आप भी मौजूद थे, मैं गुफ्तगू सुन रहा था। उनकी डिमांड ये थी कि जो बिजली का रेट है उसको यकसां कर दिया जाए। उनका अगर ये कर दिया जाए तो हम अपनी पैदावार में इजाफा कर सकते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, उस पर भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था इसको देखा जाएगा, इस पे इनपुट कॉस्ट को कम किया जाए और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की तो आपने बात की, ताकि हमारी जो पैदावारी सलाहियत है वो हम अपने पूरे पोटेंशियल पे जाएं। उस पे क्या ये जायज़ डिमांड है, मैं समझता हूँ। अब देखना ये है ना जी, यही चीज़ें होती हैं ट्रेड ऑफ्स कि अब हर चीज़ में दे सकते, खाद में तो दिया गवर्नमेंट ने, जो वज़ीर ख़जाना ने ऑन द फ्लोर भी कहा, और हमने भी अपनी वजारत से आगे ये दिया। और मेरी भी ख्वाहिश है कि उनको ये जैसे हम कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, क्योंकि अगर हम अपने हमसायों को देखें तो उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हर चीज़ में हमारे से बहुत कम है जी। पर उनकी बाय डिज़ाइन है, उन्होंने ये चीज़ को अपनाया है बहुत, हमने नहीं अपनाया, 20 साल से नहीं अपनाया, मैं ओपन बात कर रहा हूँ। और ये प्राइम मिनिस्टर साहब को बहुत ज़्यादा एहसास हुआ है 12 महीने से कि हमने करना चाहिए। ये फाइनेंस मिनिस्टर फ्लैट आउट हैं और हम तो वैसे ही हैं। तो हमारी ये ख्वाहिश है कि उनको बिल्कुल रिलीफ होना चाहिए। किस हद तक होना चाहिए, दिस इज टू बी वर्कड आउट, ठीक है। और इसके साथ जैसे जनज ने कहा कि हमारा जीएसटी बढ़ा दिया 10 से 17, वो फखरे इमाम साहब से मिले बिल्कुल मिले हैं, लेकिन वो रखा गया है नहीं, वो रखा गया, बस वो भी देखे ना जी, क्योंकि एक तरफ आपने अपने रेवेन्यूज बढ़ाने हैं, पिछले साल, इस साल मेरे ख्याल है 4.67 ट्रिलियन होंगे और उसको 5.9 पर गया हुआ, 5.9 पे रखा हुआ। अब ये दीज आर द ट्रेड ऑफ्स। अब देखना ये है कि आप हर चीज में तो नहीं दे सकते आपको रिलीफ। कोशिश ये की जा रही है कि काश्तकार को जिस हद तक दे सके और काश्तकार को मिले, बजाय को मिडल मैन को मिले। पाकिस्तान का बहुत ज़बरदस्त इशू है कि हमारा मिडल मैन जो है, जिसको हम आड़ती कहते हैं, काश्तकार के लिए, क्योंकि वो उसका बैंकर भी है, वो एडवाइज़र भी है, वो उसको मुश्किल वक्त में काम भी देता है, तो उसका एक बहुत क्लोज लिंक है। अगर जिसकी भी बात की हम वो भी ला रहे हैं, कोल्ड स्टोरेजेस भी हम कोशिश कर रहे हैं। पहली दफ़ा हम वो जो साइलोज हैं, साइलोज की बात 30 साल से हो रही पाकिस्तान में, कभी नहीं बने। वजह मैं चाहूंगा लोगों की आम फहम के लिए उससे क्या मुराद है साइलोज? ये जो आप वो बहुत बड़े बड़े बनाते हैं स्टोरेज, अच्छा, जिसमें वो फिर कंट्रोल टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, गले सड़े ना, नहीं वो सड़े के अलावा और खुर्द-बुर्द, हाँ, ओके, जो कि हमारा एक बहुत बड़ा एक अनफॉर्चुनेट एस्पेक्ट है। जहाँ कभी वो कहते जी कीड़े भी खा गए, हम कहते कुछ चूहे खा गए, अच्छा, जहाँ उसमें वो बहुत फर्क पड़ जाता है और ये फिर देर तक भी रहता है। सारी दुनिया में है। शिकागो में तो मेरा ख्याल है शायद 25 या 50 मिलियन टन के उनके साइलोज हैं ऑन द, जहाँ से वो शिप आउट करते थे। अच्छा। तो वो क्योंकि दुनिया को वो सारी प्रोवाइड करते थे, तो उन्होंने हर किस्म का वहाँ रखा हुआ, उसमें मुख्तलिफ किस्म के स्टोरेजेस हैं उनके पास। ठीक है, हमने भी स्टार्ट भी नहीं किया, बट वो हमारी कोशिश है, इस दफ़ा हमने अपने रखे। यही चीज़ें हैं जिससे वैल्यू एडिशन होगी। इसी तरह हमारे फ्रूट्स ले लें आप, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं फ्रूट्स में 2 चीज़ें बताना चाहता हूँ कि पिछले साल कोविड के बावजूद 2 साल पहले 2019 में हमारी एक्सपोर्ट मैंगोज, हमारी टोटल प्रोडक्शन है मैंगोज की 17 लाख टन, 1.7 मिलियन टन। आम जो है हम 17 लाख टन की पैदावार है। उसमें 2 साल पहले 1,10,000 टन एक्सपोर्ट हुआ था। पिछले साल कोविड के बावजूद 1,42,000 टन हुआ, तो काफ़ी इंक्रीज हुआ। अच्छा, और किन्नों में क्या हुआ? किन्नों में पिछले साल था 2019 में 3.5 लाख, 3.5 लाख टन, इस दफ़ा 4.62 लाख टन, यानी कि 1,12,000 टन। उसकी वजह क्या? हमने कुछ ऐसे लोग वहाँ लगाए, टीपीपी हमारे पास को मेरे ख्याल तो नहीं, हमने फैसिलिटेट किया लोगों को, ठीक है। और फिर वो जो फाइटो सैनिटरी सिस्टम्स थे उनकी ज़्यादा उसकी एप्लीकेशन हुई कि उसका मयारी चीज़ बाहर जाए। कोशिश ये की, हर चीज़ तो मयारी नहीं। और फिर पाकिस्तान का एक और बहुत बड़ा इशू बना हुआ है बहुत सालों से, उसमें हम अब अपग्रेड करना चाहें। हमारे ये फ्रूट्स जो हैं ये ज़्यादातर जाते हैं लो एंड मार्केट्स, जिसको हम कहते हैं। हमारी कोशिश ये है कि हाई एंड मार्केट्स है। इस दफ़ा हमारे डीपीपी वाले जो लोग काम कर रहे हैं कराची में, उन्होंने पहली दफ़ा 7 साल के बाद कुछ चीज़ें जो नहीं जा रही थी यूके में और नॉर्वे में, 7 साल के बाद उन्होंने खुद उसको मॉनिटर करके वो क्वालिटी चीज़ें भेजी। असल में क्वालिटी की हमारा इशू आ जाता है, जिसकी वजह से फिर वो बहुत से नहीं, और फिर उसकी कंसिस्टेंसी हो, यस, तसलसल उसमें। टुवर्ड्स द एंड सर फखर साहब, एग्रीकल्चर चूंकि सूबाई सब्जेक्ट है, चारों सूबों के बजट भी आ गए हैं,
एज एन एग्रीकल्चर फेडरल मिनिस्टर आप समझते हैं सिंध और पंजाब ने वो इंसेंटिव्स दिए हैं एग्रीकल्चर की ग्रोथ के लिए? क्योंकि वो अगर ना ही होंगे तो एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट आ जाएगा। देखिए जी, जो हम अब ये इस पैसे हम रख रहे हैं बेशतर तो हमारे सूबों ने करने हैं, हम उनसे शेयर करेंगे। कहीं 50-50, कहीं 25-75, कहीं 75-25। हमारी ये कोशिश होगी। आगे से उन्होंने ज़्यादा पैसे रखे, पर इसमें पैसे रखना भी उसका इस्तेमाल भी सही हो, दोनों काम होने चाहिए। क्योंकि वी नीड टू रेज आर इंटेग्रिटी लेवल्स, कि हम जो काम करते हैं कौम के लिए करें। ज़ाती इंटरेस्ट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। मैं माजरत से बात करूँगा, ये भी बहुत बड़ा इशू पाकिस्तान में रहा। आप देख लें, मैं उसकी बहुत आपको निशानदेही कर सकता हूँ, पर आप भी समझते हैं इन बातों को। तो अगर जहाँ भी मफाद परस्ती होगी, जहाँ भी इंटरेस्ट होगा फॉर पर्सनल गेन अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट, ये बेसिक इशू है। ये हमारे महकमे भी है, हर महकमे में। और ये एक ऐसी वबा रही है हमारे यहाँ इन्वायरमेंट में, जिसको हमने कहीं सहीता करना है। द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, द ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर पूरी तरह इनको इस चीज़ का एहसास है। उम्मीद करते हैं हम इस पर अमल कर पाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सैयद फ़खर इमाम साहब, वफाकी वज़ीर बरे ख़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व तहक़ीक़, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। व्यूअर्स, बहुत अहम इशू है और इस हवाले से हम वक्तन फ़वक्तन गुफ्तगू करते रहेंगे, क्योंकि अगर हम ज़रूरी तौर पर मुस्तहकम हो जाएंगे, जो हमारा जेनेसिस है, तो हमें बहुत से मसाइल, बिलखुसूस जो फूड इन्फ्लेशन है, इससे हम छुटकारा भी हासिल करेंगे, साथ में अपनी एक्सपोर्ट्स को भी बढ़ा सकते हैं, जिससे मईशत का पहिया चलेगा और जो बेरोज़गारी और जो हमारे मुल्क की मसाइल हैं उनमें कमी वाक़ई होगी। एक छोटा सा वक्फे लेंगे, वक्फे के बाद आएंगे तो ज़रा सियासी तजिया लेंगे कि अपोजिशन की इतने 32 अरकान की गैर हाज़िरी, उसकी क्या वजूहात बनी। फिर आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उन्होंने सवालात उठाए कि शहबाज शरीफ साहब भी आज ऐवान से गैर हाजिर थे और दीगर अरकान भी थे और कुछ उनके एतराज़ात भी थे स्पीकर कौमी असम्बली के कंडक्ट के हवाले से। उन सब पे गुफ्तगू कर रहे होंगे। एक छोटा सा वक्फा, दोबारा लौट के आते हैं, हमारे साथ रहिए। मुल्क के नामवर सहाफियों और कॉलम निगारों की बेहतरीन टीम, जिनका काम खबर को सही जाविये से परखना और बेहतरीन अंदाज में क़ारीन को आगाह रखना है, ताकि क़ारीन करे हर नई सुबह का आगाज पाकिस्तान के बेहतरीन उर्दू अखबार रोजनामा नई बात के साथ। आज ही अपने अखबार फरोश से तलब करें। सीनियर सहाफ़ी जाहिद फारूक मलिक की ज़ेर अदालत जुड़वा शहरों से शाये होने वाला अखबार रोजनामा मेट्रो वॉच रवां बरस अपनी कामयाबी के 10 साल मुकम्मल कर रहा है। रोजनामा मेट्रो वॉच इस सिलसिले में तबादुर के साथ कामयाबी के इन 10 सालों के हवाले से खुसूसी अशातों का भी एहतमाम कर रहा है, जिसमें खुसूसी मज़ामीन, इंटरव्यूज़ और फीचर्स शामिल हैं। आज ही अपने हॉकर से रोजनामा मेट्रो वॉच की कॉपी बुक करवाएं और विजिट करें www.metrovatch.com.pk। They achieved their UN climate action goals, which calls for urgent actions to combat climate change 10 years before the deadline. It's not America, the UK, or Australia. It's अगर तुम मेरे फर्जंद होते तो मैं बगैर तरद्दुद के तुम्हें सुल्तान बना देता। मेरे लिए इंसाफ का खिदमतगार बनना जहान का सुल्तान बनने से बेहतर होगा। ज़बान से निकला एक गलत लफ्ज आपकी जान ले लेता है। अब तुम्हारा सर कलम होने का वक्त आ गया है। अर्तुगरुल अपना वादा जरूर पूरा करेगा। हमने उस सांप की अभी सिर्फ दुम काटी है।
उसका सर काटना बाकी है हलीमा। तलवारों की धार तेज कर लो। दुश्मन ने हमारी कमजोरी से फायदा उठाया है हालिमा खातून। आज के बाद अपनी बातें अपने पास ही रखो। तो वक्त आएगा तो सारी दुनिया देखेगी कि तलवार किसकी गर्दन पर हावी है। जरूरत कैसे हुई तुम्हारी? ये इल्जामात आपको वापस लेना होंगे। पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े रियलिटी शो में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। बुलंद हौसले, बेबाक इरादे और लाजवाब जज्बा हथियार हैं इन जवानों का जो हिस्सा लेंगे 4th इंटरनेशनल पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट के मुकाबले। टीम लीडर तगड़ा है तो वो टीम फर्क डालेगी, जुदा नजर आएगी पूरे कंपटीशन में। Military profession is not just a profession, it is a passion. So every minute in 60 hours to glory matters. It starts from here and the journey onwards is about the best of the best. 60 hours to glory. पाक धरती पाकिस्तान से अपने इश्क की दास्तान बयान करता बलूचिस्तान का ये लोक फनकार ताज मोहम्मद ताजिल जब अपने बेंजों के सुर बखेरता है तो ये कोह दमन भी उसके साथ गुनगुनाते हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स। हम ब्रेक से कबल गुफ्तगू कर रहे थे और मुख्तलिफ जो ज़राअत से मुतल्लिक एंगल्स उस पर बात कर रहे थे। इसका एक पॉलिटिकल आस्पेक्ट भी है। बजट की मंजूरी ज़ाहिर बात है एक इकोनॉमिक डॉक्यूमेंट होता है, लेकिन इकोनॉमिक रोड मैप तो होता है, लेकिन पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट बहुत ज़्यादा होता है। और इस बजट के हवाले से हमने देखा कि बड़ी हाइप बन गई थी और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा था, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उन्होंने रीएट्रिएट किया कि हमने तो अपने MNAs डेडिकेट कर दिए थे शहबाज शरीफ साहब के लिए कि शहबाज शरीफ साहब इनको जिस तरह इस्तेमाल करना चाहें। और शहबाज साहब जो कायदे इस पे खिलाफ है, उन्होंने भी अपनी स्पीच में कहा था, जो 2-2.5 दिन में जाकर मुकम्मल हुई थी, हंगामा खेजी की वजह से किसी सा पिलाई दीवार बन जाएंगे, इस बजट को मंजूर नहीं होने देंगे। और आज बिलावल साहब भी कुछ शिकवा करते हुए दिखाई दिए कि क्या वजह बनी कि नवाज लीग के मेंबरान नहीं आए। उन्होंने कल बता पीपल्स पार्टी के 56 में से 54 अरकान आए, 2 बावजूद क्योंकि उन्हें कोविड-19 की बीमारी है इसलिए वो नहीं आ सके। अब ये बजट पास हो गया है। 172 वोट पड़े जो बेयर मिनिमम होते हैं अपनी सादा अक्सरियत को बरकरार रखने के लिए। लेकिन जो ज़्यादा सवालिया निशान ये है कि अगर जो टफ टाइम देने की बात की थी अपोजिशन ने, तो टफ टाइम 138 मेंबरान आए, 32 गैर हाजिर हुए। टफ टाइम जो तकरीर हुई उसमें क्या टफ टाइम दे सके और गवर्नमेंट के लिए जो स्मूथ सेलिंग हुई, इसके ज़रा पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, आइंदा का सियासी मंजरमा क्या बनेगा, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। और हमें ज्वाइन किया वेरी सीनियर एंड नोटेबल जर्नलिस्ट एनालिस्ट मज़हर अब्बास साहब ने बज़रिया स्काइप कराची से। बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास साहब, आपने वक्त दिया। आपका मैं तजिया चाहूँगा, आप क्या कहेंगे, जो बजट तो पास हो गया और ये पंजाब के बजट के बाद फिर जहांगीर तरीन फैक्टर के सेटल होने के बाद भी होना था। अपोजिशन ने कहा था हम टफ टाइम देंगे, अपोजिशन टफ टाइम देने में क्यों कर कामयाब ना हो सकी मज़हर अब्बास साहब? शुक्रिया अनवर। मेरा ख्याल है ऑपोजिशन ने गैर जरूरी तौर पे इसमें हाइप क्रिएट की और उसकी बड़ी सिंपल सी चीज थी। आपको पता था कि आपकी स्ट्रेंथ कितनी है। फर्ज करें अगर 10% भी आ जाते
तब भी बजट तो पास हो जाता जी, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपने नंबर्स पूरे कर दिए थे। थोड़ा सा ये जरूर है कि गवर्नमेंट की कंसर्न ये जरूर होनी चाहिए कि एग्जैक्टली 172 ही नंबर हुए, उससे बड़े नहीं। इसमें जाहिर है अगर इत्तेहादी इधर से उधर हो जाते तो प्रॉब्लम हो सकती थी, लेकिन बजट पास होना था। ऑपोजिशन को ये पता था कि बजट पास हो जाएगा। फिर ये जो हाइप क्रिएट की, अगर वो हाइप क्रिएट नहीं करते तो मेरा ख्याल है ये आज इशू डिस्कस ही नहीं कर रहे होते, इसलिए कि एक नॉर्मल है और मेजॉरिटी पार्टी है, इत्तेहादियों की सपोर्ट हासिल है। बीच में कहीं ऐसा तासुर शुरू में जो मिला था जहांगीर तरीन का, वो भी बाद में जायल हो गया। तो ऑब्वियसली शहबाज शरीफ साहब का ये कहना, चाहे इवन पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी हो, जिस तरह मैं अभी शाहिद खान अब्बासी साहब को सुन रहा था, वो भी जब देते हैं तो फिर गवर्नमेंट को खेलने का मौका मिल जाता है। यानी आज गवर्नमेंट जो है वो विक्ट्री और विक्ट्री के दावे कर रही है, हालांकि वो भी गैर जरूरी है, इसलिए कि आपकी मेजोरिटी थी, कोई ऐसा तो नहीं था, लेकिन ऑपोजिशन ने इसकी हाइप क्रिएट की। अब आज जाहिर शहबाज शरीफ की फैमिली में डेथ हो गई थी, समझ में आने वाली बात है कि वो नहीं आए। दीगर जो अगर 30 के करीब अरकान नहीं आए तो ये जरूर ऑपोजिशन को जो है वो देखना चाहिए कि वो 30 अरकान कौन थे, उनकी क्या वजूहत थी। कुछ की तरह आपने कहा कि बिलावल ने कहा कि कोविड वाली दायरे एक जेन्युइन जो है रीजनिंग है जिस वजह से नहीं आए, लेकिन कुछ अरकान ने शायद इसको संजीदा नहीं लिया, इसलिए कि ऑपोजिशन ने अपना होमवर्क ही नहीं किया था। ऑपोजिशन के अंदर पिछले जो 1-1.5-2 महीने में जो सिचुएशन क्रिएट हुई थी उससे नजर आ रहा था कि एक डिस्ट्रस्ट ऑपोजिशन के अंदर आ गया है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं लग रहे। हाँ, अगर पंजाब में कुछ हिलजुल करते तो शायद हो सकता था कि कुछ ऑपोजिशन के अंदर भी जो है वो एक मोटिवेशन आती। तो ऑपोजिशन के अंदर मोटिवेशन वैसे ही खत्म हो गई थी। जो पीडीएम में हुआ, उसके बाद जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान एक दूसरे पे इल्जाम तराशी हुई, तो ऑपोजिशन के अपने रैंक एंड फाइल में इतना ज्यादा डिस्ट्रस्ट था कि ये होना ही था। लेकिन इवन एक अगर ये सब कुछ नहीं भी होता, ऑपोजिशन बिल्कुल मुत्तहिद भी होती, तब भी यही रिजल्ट आने थे। लिहाजा मेरा ख्याल है कि ऑपोजिशन ने खुद एक ग्राउंड क्रिएट किया और जिस तरह कहते हैं कि अपने ही गोल पोस्ट पे गोल कर दिया और गवर्नमेंट को खेलने का मौका मिल गया। वरना तो एक नॉर्मल सी चीज थी, बजट पे तकारीर होती है, खत्म हो जाता, बजट पास होना ही होता है, बजट पास हो जाता। टफ टाइम मेरे नजर में ऑपोजिशन का हमेशा ये होता है, होना चाहिए, होता है तो हमारे दूसरे एंगल्स में लिया जाता है कि आप गवर्नमेंट को अपने आर्गुमेंट के जरिए, फैक्ट फिगर्स के जरिए गवर्नमेंट को डिफेंसिव पर डालें, गवर्नमेंट के पास जवाब ना हो उसका, वो तो टफ टाइम कहलाता है। बाकी तो ये होता है कि आप किसी गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करना चाहते हैं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाना चाहते हैं, उनको जो है वो जो है पार्लियामेंट में मुख्तलिफ बिल्स के में शिकल देना चाहते हैं, वो तो टफ टाइम कहलाता है जी। लेकिन ये कि बजट पास नहीं होने देना, जब ये स्टेटमेंट होता है तो ये बड़ा स्टेटमेंट होता है और जाहिर है उसकी ना तैयारी थी, ना ऐसा लग रहा था कि ऐसा हो पाएगा। तो ये मुझे बताइएगा फिर मजर अब्बास साहब, ज़ाहिर बात है अपोजिशन नून लीग और पीपल्स पार्टी मेन स्टेक होल्डर्स हैं, उसमें मौलाना फजल रहमान साहब की नुमाइंदगी, दीगर भी हैं। पीडीएम में दरार पड़ी, पीपल्स पार्टी और एएनपी को अलहदा कर दिया गया या वो अलहदा हो गई। फिर हमने देखा मरियम नवाज साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी आपस में एक स्टेटमेंट्स भी आई। शहबाज शरीफ साहब ने एक रोल अदा किया और उन्होंने कहा हम पार्लियामान में एक साथ मिलकर चलेंगे। आज जो बिलावल साहब की बॉडी लैंग्वेज थी तो ऐसा महसूस हुआ, और मैंने कुछ ट्वीट्स भी देखी, मुर्तजा वहाब साहब भी कह रहे हैं कि क्रेडिट गोज टू पीएमएलएन कि उन्होंने ये बजट पास करवा दिया। पीपल्स पार्टी के जो नुमाइंदागान भी ये बात करते हुए, कमर जमान कारा साहब भी कह रहे थे कि ये तो चाहते हैं पीएमएलएन के ये 5 साल पीटीआई अपने इक़्तिदार मुकम्मल करे। तो शहबाज शरीफ साहब और बिलावल साहब की भी केमिस्ट्री पहले तो बन रही थी, आज जो ये गुफ्तगू सामने आई है तो आपको क्या नजर आ रहा है अब इन दो बड़ी जमातों में? अब शहबाज शरीफ साहब वाला कार्ड भी इनइफेक्टिव हो जाएगा और ये जो एक मिसट्रस्ट या बैड ट्रस्ट है वो ज्यादा जड़ पकड़ेगा? मेरा ख्याल है ये बुनियादी तौर पे जो कुछ भी ना पीपल्स पार्टी सोच समझ के बोल रही है या उनका कोई इंटरेस्ट है, ना पीएमएलएन कुछ सोच समझ के बोल रही है, लेकिन दोनों जो बोल रहे हैं उसका फायदा सिर्फ और सिर्फ पीटीआई को हो रहा है, उसका फायदा सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट को हो रहा है। जब जाहिर है ऑपोजिशन पे अटैक कर रही होती है, जब बिलावल भुट्टो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली
PMLN पे अटैक कर रहे होते हैं या PMLN की लीडरशिप पीपल्स पार्टी पे अटैक कर रही होती है, तो आप देखें इवन टॉक शोज में देखें कि PTI के लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। जी। जो PTI के मिनिस्टर्स हैं जो टॉक शोज में होते हैं वो एंजॉय कर रहे होते हैं। पीपल्स पार्टी और PMLN को अपने आदाब जो है वो उसका तयन करना पड़ेगा। अब ये डेढ़ साल तकरीबन इलेक्शन में रह गया है, उसके बाद तो एक इंटरिम गवर्नमेंट बन जाती है। तो इन 1.5 साल में अगर अपोजिशन का यही रवैया रहा तो फिर ये जो सूरत हाल है, इससे अच्छी सूरत हाल इमरान खान साहब के लिए हो नहीं सकती कि अपोजिशन की रिफ्ट को वाइडन करें, अपनी गलतियां ना करें, जो अपने अंदर उनके, क्योंकि PTI में भी माशाल्लाह रैंक एंड फाइल में इतने ज्यादा इख्तलाफात हैं कि जिसके कोई ठिकाना नहीं है कि PTI अपनी सबसे बड़ी दुश्मन है, PTI अपनी सबसे बड़ी ऑपोजिशन है। तो PTI के अंदर जो प्रॉब्लम्स है उसको, वरना तो जो लार्जर ऑपोजिशन है उसका तो कोई थ्रेट ही नहीं है PTI को। ये जब शुरू कर रहे हैं 4 जुलाई को जलसा और फिर 29 जुलाई को जलसा। तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब के लिए कोई बड़ा चैलेंज, मुझे तो कम से कम ऑपोजिशन की तरफ से तो नजर नहीं आता। ऑपोजिशन के लिए चैलेंज ऑपोजिशन है और गवर्नमेंट के लिए चैलेंज तो गवर्नमेंट है। अच्छा, तो आप जाहिर बात है साल के आगाज में सेनेट इलेक्शंस पे बात थी, फिर PDM की लॉन्ग मार्च की बात हुई और फिर उसके बाद ये चैलेंज आया था बजट की मंजूरी। तो अब पार्लियामेंट की वर्किंग को मजर अब्बास साहब आप किस तरह देखते हैं? अब तो ये चीज तय हो गई है, जाहिर बात है जब तक पार्लियामेंट में रहना है। शहबाज साहब भी कहते हैं, उन्होंने अभी भी इस दफा भी बात की थी कि जी आप मिसाके मईशत या इकोनॉमी पे हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। पीपल्स पार्टी तो कहती है पार्लियामेंट के फोरम को कभी नहीं छोड़ेंगे। जिस तरह बजट के सेशन का आगाज हुआ वो तो किसी तौर पे भी हौसला अफजा नहीं था। अब इंतखाबी इस्लाहात की बात भी की जा रही है। कल भी फवाद चौधरी साहब, वजीर इत्तलात साहब ने कहा कि जी अटॉर्नी जनरल साहब जो है उनकी टेक्निकल टीम को या कानूनी टीम को ब्रीफिंग देंगे और 1 जुलाई को वेरी इंपॉर्टेंट नेशनल सिक्योरिटी कौमी असम्बली कमेटी का इजलास भी है। पार्लियामेंट की फंक्शनिंग बेहतर होगी आप समझते हैं? उसमें वैसे ही इसी तरह लड़ाई झगड़ा, टॉक फाइट चलता रहेगा? देखिए अनवर, शुरू के अगर हम 1-2 दिन देखें तो उसमें तो जरूर लड़ाई झगड़ा हुआ, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि बेटर सेंस प्रिवेल्ड। उसके बाद शौकत तरीन साहब ने भी पूरी तकरीर की, शहबाज शरीफ साहब ने भी पूरी तकरीर की, दीगर अरकान ने भी तकरीर की। तो जब मिल बैठते हैं तो मसले का हल निकल आता है। प्रॉब्लम यही होती है कि मिल बैठते नहीं है। गवर्नमेंट जो है वो भी पॉइंट स्कोरिंग करती है और अपोजिशन भी करती है। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी इसलिए ज्यादा बनती है कि गवर्नमेंट ने इंगेज करना होता है। अब जिस तरह अगर ओवरसीज पाकिस्तानियों वाला मसला है, दूसरे मसले हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का मसला है, तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेती है बजाय इसके कि आप एक तरफ आप कहें कि हाँ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, दूसरी तरफ एक इतना तगड़ा बयान आप उनके खिलाफ जो है वो दाग दें, तो उसके बाद माहौल नहीं बनता। तो माहौल गवर्नमेंट बनाती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट के भी जो मिनिस्टर्स हैं वो माहौल खराब करने में ज्यादा रोल प्ले करते हैं, माहौल बनाने में कम रोल प्ले करते हैं। इसी तरीके से जब आप ऑपोजिशन को इंगेज करेंगे, अब इलेक्टोरल रिफॉर्म तो एक कलेक्टिव मसला होना चाहिए। इलेक्टोरल रिफॉर्म जब पहले भी इंगेज किया था उस वक्त भी ये प्रॉब्लम हुई थी। अब भी मुझे ये लग रहा है जिस तरह बाबर रहमान साहब बरमला, आप यही बात आप जो है क्रॉस द टेबल भी कर सकते हैं कि जी मुझे आपकी ये जो ओवरसीज पाकिस्तानियों की तजवीज़ है ये पसंद नहीं है। लेकिन जब आप टीवी टॉक शोज, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में आके ये बातें करते हैं तो उसके बाद फजा जो है वो ज़ाहिर दूसरी तरफ से जवाब भी आता है, तो फिर मसला हल नहीं होता। तो अगर वाकई और इलेक्टोरल रिफॉर्म बहुत जरूरी हैं, बहुत सी मेजर रिफॉर्म जरूरी हैं, लेकिन हम जो है वो इस झगड़े में पड़े हुए हैं और झगड़े में होने वाली रिफॉर्म्स कभी भी नहीं हो पाएंगी। रिफॉर्म्स किसी एक गवर्नमेंट के लिए नहीं होती हैं, रिफॉर्म्स फॉर ऑल टाइम टू कम के लिए होती हैं। और ये इतनी मेजर ड्रास्टिक रिफॉर्म्स की हमें जरूरत है इलेक्शन के लिए। लेकिन मुझे लगता यही है कि जिस तरीके की इस वक्त फजा है उसमें तो बातचीत बज़ाहिर नहीं नजर आ रही। अच्छा है अगर हो जाए, अच्छा है। नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से बहुत लॉन्ग ओवरड्यू था केस पे। इसी तरीके से इलेक्टोरल रिफॉर्म के हवाले से, इसी तरीके से इस तरह के इश्यूज के हवाले से चाहे इन कैमरा ब्रीफिंग दें या अदरवाइज दें, आपको बताना पड़ेगा। फॉर इंस्टेंस ओवरसीज पाकिस्तानी का मसला है, मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि ओवरसीज जिस आदमी के पास डुअल नेशनलिटी हो उसको वोट राइट नहीं होना चाहिए। मैं इस पे आर्गुमेंट करने को तैयार हूँ, मैं इस पे बहस करने को तैयार हूँ। मैं कैसे दो मुल्कों का हल्फ उठा के
उनका लॉयल बन सकता हूं, मैं उधर भी वोट दूं और इधर भी वोट दूं, ये क्या बात है? ठीक, आप जितने भी, अगर आपने इलेक्शन लड़ना है तो ये क्या बात हुई कि मैं इलेक्शन जीत जाऊं तो मैं अपनी जो है वो शहरियत जो है वो सरेंडर करूं, और अगर हार जाऊं तो जो है वो वापस चला जाऊं। ये मेरा ख्याल है कि क्लैरिटी आनी चाहिए इसमें। इस चीज में सिर्फ हमें ये नहीं कि ओवरसीज पाकिस्तानी हमें सपोर्ट करते हैं, जिसको इलेक्शन, पाकिस्तान के इलेक्शन में इंटरेस्ट है, जिसको पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, उसे पाकिस्तान आना चाहिए, उसको अपनी शहरियत सरेंडर करनी चाहिए। आखिर पहले भी तो पीटीआई की जो शुरू में रुकन थी फौजिया कसूरी, अमेरिकन नेशनलिटी उन्होंने सरेंडर की थी। आज अगर आप ये करते हैं तो फिर आप उस वक्त क्यों जस्टिफाइड कर रहे थे इस चीज को? तो मेरा ख्याल है कि इस पे रैशनली जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। वर्क करें, इस इलेक्शन में नहीं हो पाता, आप डिबेट तो करें, आप डिस्कस तो करें। जो रिफॉर्म्स इन हेस्ट नहीं हुआ करते, रिफॉर्म जल्दबाजी में मेजर रिफॉर्म्स करके आप नुकसान उठाते हैं। हमने 2016 में पीएमएलएन ने पैका 2016 लेकर आई, आज सारी पॉलिटिकल पार्टीज उसके नताइज भुगत रही हैं, सारे जर्नलिस्ट और राइट्स एक्टिविस्ट उसके नताइज गुजर, क्योंकि विक्टिमाइज हो जाती है, विक्टिमाइजेशन शुरू हो जाती है। तो मेरा ख्याल है संजीदगी लानी पड़ेगी, अपोजिशन को भी अपने अंदर संजीदगी लानी पड़ेगी और हुकूमत को भी अपने अंदर संजीदगी लानी। मुझे जरा मजहर साहब जरूर बताएं कि सिंध असम्बली भी हमें अब आए रोज एक अखाड़े का मैदान जंग का मंजर पेश करती है। आप क्या कहेंगे? आपका कमेंट इस पर जाना चाहूंगा। वहां पर भी काफी ज्यादा अपोजिशन और हुकूमत जो है दो मुतहारब ग्रुपों की सूरत इख्तियार कर चुके हैं। पंजाब असम्बली में बजट सेशन जो है उसमें एक तरीक़ेकार तय किया गया और उसके मुताबिक पास हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में बलूचिस्तान असम्बली में बड़ा हंगामा रहा। तो ये चीज अब थोड़ी जो कौमी असम्बली के मनाजर हैं वो अभी हमें सिंध और बलूचिस्तान असम्बली में भी ज्यादा नजर आ रहे हैं। इस कल्चर को कैसे चेंज किया जा सकता है? देखिए, इस कल्चर को भी बातचीत के जरिए, अब मुझे सिंध में समझ में नहीं आ रहा कि गवर्नमेंट ओवर रिएक्ट कर दी। गवर्नमेंट के पास, पीपल्स पार्टी के पास 2/3 मेजोरिटी है जी। जब आप पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे होते तो फिर आप ऑपोजिशन को जगह देते हैं, ऑपोजिशन को एंगेज करते हैं। आप कह देते हैं, अगर फर्ज करें ऑपोजिशन लीडर 2 दिन तकरीर करना चाहते हैं, आप कहें 1 दिन और कर लें, 3 दिन कर लें तकरीर, उससे क्या फर्क पड़ता? एक माहौल ही तो बेहतर होता जी। चाहे वो मुझे पूरा यकीन है कि ऑपोजिशन के पास भी बजट तकारीर में कोई ठोस चीजें नहीं होती, ना गवर्नमेंट के बेशतर लोगों के पास होती, लेकिन चले एक डिबेट होती है, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग होती है, आप करने देते। ये तो नहीं होता जो हुआ। ये तो देखिए, मीडिया इतना ह्यूज मीडिया है, बड़ा मीडिया है, सबको पता है कि मीडिया अटेंशन किस तरह ड्रॉ की जा सकती है। अब ये चारपाई लाना, ये फजूल सी चीज थी, लेकिन उन्हें अंदाजा था कि जब इस तरह की कोई चीज करेंगे तो मीडिया उनकी तरफ मुतवज्जो होगा। इससे गवर्नमेंट का नुकसान हुआ, इससे असेंबली का जनरली जो है वो अराकीन का नुकसान हुआ, इससे मैसेज गया। बलूचिस्तान में देखें आप कि बख्तरबंद गाड़ी में आए और अब भी बलूचिस्तान में बड़ा क्वेश्चन है कि बजट सही मानों में पेश हुआ भी है या नहीं हुआ बजट। मेरा ख्याल है कि पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन्हीं की रिप्रेजेंटेशन है, उनको ही सोचने की जरूरत है कि हम जो अपने लोगों को मैसेज क्या दे रहे हैं, हम दुनिया को मैसेज क्या दे रहे हैं इस तरह की हरकत करके। वही चीज जो आपने शोर शराबे के बाद कौमी असेंबली में की कि आपने स्मूथ सेशन चलाया, यही चीज आप बजट सेशन से पहले कौमी असेंबली में भी और चारों सूबाई असेंबली में भी कर सकते थे। बैठ जाते, लीडर ऑफ दी अपोजिशन को साथ बैठाते और पार्लियामेंट्री लीडर्स को साथ बैठाते, एक तरीक़ेकार तय करते, उसके मुताबिक आप तकरीर करते, उसके मुताबिक आप अलाउ करते। गवर्नमेंट का इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है कि वो अपोजिशन को ज्यादा दे, लेकिन अपोजिशन की भी तरीका हमने ये पिछले कई सालों में एक तरीका बना लिया है कि जी प्राइम मिनिस्टर को तकरीर नहीं करने देनी, प्रेसिडेंट को तकरीर नहीं करने देनी, लीडर ऑफ द अपोजिशन को तकरीर नहीं करने देनी। इससे आप माहौल बेहतर नहीं बना रहे, इससे आप पॉलिटिक्स को सर्व नहीं कर रहे, पॉलिटिक्स को हर्ट कर रहे हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया मजहर अब्बास साहब हमसे गुफ्तगू करने और अपना तज्जिया मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल के हवाले से हमारे साथ पेश करने के हवाले से। व्यूअर्स, बजट पास हो गया जिस पर बड़ी डिबेट हो रही थी और अब 1 जुलाई से जो नया माली साल है उसका इतलाक हो जाएगा। आने वाले दिनों में इस बजट के क्या असरात होंगे, जो हुकूमत ने वादे किए हैं, जो शौकत तरीन साहब ने कहा कि ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है, इसके क्या नताइज निकलते हैं उस पर भी गुफ्तगू जारी रखेंगे। जो सियासी हमारा मैदान है वो तो आज काफ़ी गर्मा गर्म एक्सपेक्टेशन थी कि बड़ा
हॉटली कॉन्टेस्टेड होगा ऐसा नज़र नहीं आया। अब आज़ाद कश्मीर इलेक्शंस जो है वो मेरे ख्याल में उसमें भी चूँकि हमारी सियासी जमातें शरीक होती हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ कर दिया है 25 जुलाई को होने हैं, वो हॉटस्पॉट बनेगा। आने वाले दिनों में मुल्की और गैर मुल्की जो अहम इवेंट्स हो रहे हैं उन पर भी आपको आगाह करते रहेंगे। 1 जुलाई को नेशनल सिक्योरिटी नेशनल असम्बली कमेटी का इजलास भी होने जा रहा है, वो बड़ा अहम होगा अफगानिस्तान के हवाले से। कल भी हमने इस पर गुफ्तगू की थी। कल तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और सच के साथ की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।